गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको विज्ञापन और रस के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले विज्ञापन का एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल है, फेयर एंड लवली क्रीम निर्माता कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो ये आप सवाल है, इसको हम कैसे लिखेंगे विज्ञापन के रूप में। सबसे पहले देखो शीर्षक, ये शीर्षक, ये हेडिंग है, फेयर एंड लवली क्रीम आज ही खरीदें। ये इसका शीर्षक है। इसमें देखिए फिर ये स्लोगन है, छोटा सा स्लोगन है, तो बनती है निखार भी और चेहरा चमकदार भी। इसके बाद आपको चित्र बनाना है। ये फेयर एंड लवली का चित्र है। ये चित्र हमेशा बड़ा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए और चित्र में एक आकर्षक भी होना चाहिए। इसके बाद ये विशेषताएं, इसमें आपको बताना है कि इस फेयर एंड लवली क्रीम में क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता इसमें है चेहरे पर गोरापन लाए। दूसरी विशेषता चेहरे को बेदाग चमकदार बनाए। तीसरी विशेषता चेहरे की त्वचा को कोमल बनाए। चौथी विशेषता त्वचा को ताजगी दे, स्वस्थ रखे। पांचवी विशेषता नियमित रूप से इस्तेमाल कर चमकता चेहरा पाए। तो इस प्रकार 4 या 5 प्रोडक्ट की या उत्पाद की 4 या 5 आपको विशेषताएं बतानी है। उसके बाद इसकी कीमत बताइए कि ये कितनी कीमत है। इसकी कीमत है मात्र 20 रुपये और ये 25 ग्राम। कितना वजन है, इसमें कितनी मात्रा में है, 20 ग्राम। इसके अलावा इसमें विशेष ऑफर क्या है। इससे बड़ा पैक यदि आप खरीदेंगे तो 15% आपको फ्री मिलेगा। ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। इसके बाद आपको लिखना है संपर्क करें। आपको लिखना है संपर्क करें, संपर्क करें, मतलब कहाँ पर आपको ये चीज मिले। तो लिखेंगे गरिमा जनरल स्टोर, जनरल स्टोर। इसमें नंबर होता है सब, मेन रोड, नागपुर। ऐसा लिखेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर 7994945066। तो इस प्रकार ये पूरा विज्ञापन का ये प्रारूप है। इससे पहले भी हमने 2 प्रारूप आपको नमूना बताया है, जिसमें विज्ञापन कैसे तैयार करना है और किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की बात बताई है। आज भी हमने एक नया प्रोडक्ट फेयर एंड लवली पर आपको ये विषय समझाया है। अब आपको घर में प्रैक्टिस करना है। जैसे कोई बिस्कुट हैं, बिस्कुट के बारे में, अमूल बिस्कुट के बारे में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। लक्स साबुन या लक्स लाइफ एंड बॉय साबुन पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस प्रकार आप अपने आसपास जो छोटी मोटी चीज़ें या छोटे मोटे विज्ञापन देखते हैं, उसको देखकर समझकर इन बिंदुओं पर, जैसे हमने बताया, इन बिंदुओं पर इसके अनुसार से आपको विज्ञापन तैयार करना है। सबसे पहला इसका शीर्षक लिखना है। शीर्षक के बाद स्लोगन लिखना है। स्लोगन के बाद उसकी विशेषताएं लिखनी है। विशेषताओं के बाद उसमें संपर्क लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। विशेष रेट क्या है, कीमत क्या है वो लिखनी है। विशेष ऑफर क्या है वो लिखना है। इसके बाद इसमें जो चित्र बनाना है, बड़े आकार का चित्र होना चाहिए और रंगीन चित्र होना चाहिए। ये सारे बिंदु, इन बिंदुओं पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो इस विज्ञापन के बाद अब मैं आपको रस, जैसे कि कल हमने आपको रस के बारे में बताया था, रस किसे कहते हैं, रस के कितने भेद हैं और रस कितने प्रकार के हैं, कौन से रस का
स्थायी भाव क्या है आदि आदि के बारे में कल समझाया था। आज मैं आपको नया एक रस जिसका नाम है श्रृंगार रस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं और उसका उदाहरण क्या क्या है, ये सब आपको समझना है। तो देखिए, श्रृंगार रस सबसे पहले है श्रृंगार रस। रस, इसका सिलसिले रस और श्रृंगार रस। सवाल है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? परिभाषा और भेद। तो सवाल ये है, श्रृंगार रस सबसे पहला रस है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसका भेद लिखिए। ये बात सवाल के रूप में हमारे सामने है। तो जवाब क्या है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो सुनिए, जहां पर नायक नायिका के या स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। फिर से, जहां पर नायक नायिका या स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। फिर से, जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। अच्छा, श्रृंगार रस के क्या क्या अंग हैं, उसके बाद उसका क्या उदाहरण है वो हम समझाएंगे। तो सबसे पहले श्रृंगार रस के अवयव या शरीर, श्रृंगार रस के अंग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। स्थायी भाव रति परीक्षा में आता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। या ऐसा आता है, रति किस रस का स्थायी भाव है। दोनों प्रकार से आते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। अच्छा, हाँ, तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं अभी हमने बताया। जब काव्य में नायक नायिका के मिलन का या उनके बीच प्रेम का वर्णन हो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। किसको रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज यानी रसों का राजा भी कहा जाता है। इसके अंग, श्रृंगार रस के क्या क्या अंग हैं? स्थायी भाव है रति, आश्रय है नायक नायिका, अवलंबन है नायक नायिका, उद्दीपन है रमणीय प्राकृतिक दृश्य, नायक नायिका का सुंदर वेश, उनकी चेष्टाएं, अनुभव है आश्रय की
प्रेमपूर्ण बातें, परस्पर एक दूसरे को देखना, स्पर्श करना, रोमांच या कटाक्ष। स्थायी भाव है इसका लज्जा, जड़ता, चपलता, चंचलता, हर्ष, चिंता आदि इसके संचारी भाव हैं। तो श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मतलब जहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है, वो संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। और जब नायक नायिका का वियोग होता है तो बिछड़ना होता है, दूरी होती है, तो वह वियोग श्रृंगार या विप्रलभ श्रृंगार कहलाता है। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के श्रृंगार रस के दो भेद हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? देखिए, नायक नायिका काव्य में नायक नायिका के मिलन का जहाँ चित्रण होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, या वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। फिर से, जहाँ पर काव्य में जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का चित्रण हो वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाई, याते सबे सुधी भूल गई कर टेक रही पल टारत नाई। अब समझने का कोशिश करें। राम को रूप निहारत कंगन के नग में परछाई, कंगन के नग में परछाई। ठीक है, याते सभी सुधी भूल गई, याती सब है सुधी भूल गई, कर टेकी रहे, कर टेकी रहे, कर टेकी रहे, कर टेकी रही पल टारत नहीं। इसका पहले ये सीन है सीता स्वयंवर का। जब सीता स्वयंवर में राम शीश धनुष को तोड़ देते हैं तो वरमाला लिए वो उनके पास आती हैं, बैठती हैं, वरमाला पहनाकर उनके पास आकर बैठ जाती है। वहां पर वो राम को कैसे देख रहे थे? यहाँ नायक राम है और नायिका जानकी सीता है। तो राम को रूप निहारत जानकी, कभी बोलता है जानकी नायक राम के रूप को निहार रही है। कंगन के नग में परछाई, कैसे निहारती? सीधा सीधा नहीं दिख रही है, वो अपने हाथ में जो अंगूठी पहनती हैं वहां पर जो नग है उस पर वो उसकी परछाई को, नायक की परछाई को देख रही है। याती सभी सुधी भूल गए, वो सब कुछ भूल गए, कर टेकी रहे पर टारत नहीं, वो अपनी आंखें वहां से हटाना चाहती हैं, फिर भी वो आंखें नहीं हट रही हैं। वो लगातार
राम को अपने नग में देख रही हैं। तो यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है, इसलिए यह श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है, इसलिए संयोग श्रृंगार ये कहलाता है। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन होता है, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो दूसरा उदाहरण है, देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहो करे भुवनु हसे, देन कहे नट जाई। स्थायी भाव यहाँ प्रेम, आश्रय गोपियाँ, आलंबन विभाव कृष्ण, उद्दीपन विभाव बतर रज लालच, अनुभव बांसुरी बजाना, संचारी भाव हर्ष, चपलता पसंद। तो ये है संयोग श्रृंगार हैं। संयोग का अर्थ होता है सुख या आनंद की प्राप्ति होना। जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, याति सभी सुध भूल गई, कर टेकी पल रही पल टारत नाही। यहाँ स्थायी भाव प्रेम है। आलंबन श्री राम का रूप सौंदर्य है तथा दुल्हन रूप में बैठी सीता है। आश्रय उद्दीपन विभाव में विवाह मंडप श्री राम के रूप सौंदर्य का आनंद है। अनुभव राम का सौंदर्य कंगन के नग में निहारना है। संचारी भाव हर्ष, चपलता और उत्सुकता है। तो इस प्रकार यह संयोग श्रृंगार है। अब बता रहे हैं वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले, एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका के मिलन में यदि अवरोध आ जाए, अभाव हो जाए, मिलन में बाधा हो जाए, दूरी हो जाए, तो वो वियोग श्रृंगार कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो उसको सुनिए, वियोग श्रृंगार किस प्रकार, वियोग श्रृंगार किसे कहेंगे? वियोग श्रृंगार उसे कहा जाता है जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो किंतु मिलन न हो। वियोग श्रृंगार उसे कहा जाता है जहाँ नायक नायिका में परस्पर प्रेम हो किंतु मिलन न हो। अर्थात नायक नायिका के वियोग का जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, देखो, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस हम पे, जब ते श्याम सिधारे हैं। दूसरा है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। तो पहले उदाहरण में देखिए, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस हम पे, जब ते श्याम पधारे। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में, गोपियाँ का श्री कृष्ण के वियोग हो गया, दूरी हो गई है, और गोपियाँ अपने दर्द को इन शब्दों में बयान करते हुए कहती हैं कि प्रतिदिन हमारे आँखों से आंसू बह रहे हैं, आंसुओं की वर्षा हो रही है, हम पर वर्षा ऋतु, हमारी आँखों में हमेशा वर्षा ऋतु छाई है। जब से
जब से यहाँ से गए हैं, भगवान कृष्ण जब से यहाँ से गए हैं तब से हमारी आँखों में पावस का मौसम आ गया है, वर्षा का मौसम आ गया है। अर्थात हम दिन और रात उन्हें याद करती हैं और उनकी याद में हमारे आंसू बहते हैं। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थीं, लेकिन गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण दूर चले गए हैं और उनके चले जाने से उनके वियोग में पागल हैं गोपियाँ दिन और रात रो रही हैं और अपनी विरह अवस्था का वर्णन कर रही हैं। दूसरा उदाहरण हम बताया, जो तुम आज जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बीत जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद का। नायिका से नायक दूर चला गया है, तो उसे संबोधित करते हुए वियोग अवस्था में नायिका बोलती हैं, जो तुम आ जाते एक बार, मैं तुम्हारे हे नायक, मैं तुम्हारे वियोग में पागल हो रही हूँ, दुख में, पीड़ा में, वियोग में, करुणा में जी रही हूँ। तुम एक बार आ जाओ, तुम्हें देखने के लिए मेरे प्राण मेरा शरीर पागल हो गया। इस प्रकार यहाँ पर वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। वियोग श्रृंगार में एक और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तन मन सेज करे आगे दाहू, सब कहे चंद भयो मोहु राहु, चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा। यहाँ स्थायी भाव रति प्रेम है, रानी नागमती आश्रय तथा अवलंबन राजा रजन सेन है। यहाँ पर रानी नागमती और राजा रतन सेन के वियोग अवस्था का वर्णन है। ये दोनों नायक नायिका हैं। रानी नागमती नायिका है और राजा रतन सेन नायक है, और दोनों के बीच दूरियां बन गई हैं, तो स्थायी भाव प्रेम है। रानी नागमती आश्रय है, राजा रतन सेन अवलंबन है, सेज और चंद्रमा विभाव है, और पूर्व मिलन की यादें संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार ये सब वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो अब हम दूसरा और आखिरी दो ही बताएंगे आज आपको। दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण है हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास। हास यानी हंसी, कुछ भी बोलो है, दोनों राइट है। हास या हंसी। तो हास्य रस किसे कहते हैं? हास्य रस किसे कहते हैं? सब जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, हाव भाव, क्रियाकलाप हृदय के विनोद, हंसी उत्पन्न करे, वहाँ हास्य रस होता है। जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, कोई आदमी यहाँ विचित्र वेशभूषा बनाया हुआ है, किसी का हाव भाव विचित्र है, किसी की क्रियाकलाप विचित्र हैं, किसी की बातें हंसी पैदा करने वाली हैं, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी या हास। जैसे उदाहरण में देखो, नाक पकोड़ा सी लागे, नाक पकोड़ा सी लागे, रंग बिरंगे गाल, सूरत है लंगूर सी, मंदर जैसी चाल। तो इन पंक्तियों में हास्य का भाव है, इसलिए ये हास्य रस का उदाहरण है। तो दूसरा उदाहरण देखिए, हास्य रस का दूसरा उदाहरण। जब धूमधाम से जाती है
बारात किसी की सज धज कर। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर। सपनों में भी मुझको अपनी शादी होती दिखती है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। तो यहाँ पर भी हास्य का भाव है, इसलिए ये हास्य रस का उदाहरण है। अंतिम तीसरा है, लाला की लाली यूं बोली, सारा खाना ये चर जाएंगे, तो बच्चे भूखे बैठे हैं, क्या पंडित जी को खाएंगे। तो इस प्रकार ये हास्य रस का उदाहरण है। हास्य रस के कुछ और उदाहरण के बारे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। हास्य रस किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, चेष्टा, वाणी आदि के कारण हमारे मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस के अंग स्थायी भाव हास होता है, हंसी। आश्रय हंसने वाला पात्र। अवलंबन विचित्र स्थिति, चेष्टाएं, आकार, वेशभूषा। उद्दीपन विभाव अवलंबन की अनोखी बातचीत। अनुभव आश्रय की मुस्कान या हंसी। संचारी भाव हर्ष, चपलता या उत्सुकता। और उदाहरण देखिए हास्य रस का उदाहरण। नाना वाहन नाना बेसा, विहसे शिव समाज निज देखा, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कौ बहुपद बाहू। यहाँ शिव समाज की विचित्र का वर्णन है। शिव समाज अवलंबन है, दर्शक अथवा पाठक आश्रय है, विचित्र वेशभूषा उद्दीपन है, शिव जी का हंसना अनुभव है, तथा हर्ष चपलता संचारी भाव। इससे पुष्ट होकर हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये हास्य रस का उदाहरण है। हास्य रस में एक विशेष बात होती है कि जो हंसाने वाला है उसकी बातें अटपटी हैं, उसकी वेशभूषा और चाल ढाल हैं विचित्र है, जिससे हास्य की स्थिति पैदा होती है। हास्य चेष्टाएं, विकृत आकृतियां, वेशभूषा, आकार, वाणी आदि से हंसी नामक जो मनोविकार पैदा होता है वो हास्य रस कहलाता है। तो इस प्रकार ये हास्य रस का उदाहरण है। अब इन दो उदाहरणों के बाद आगे जो है दो रस और आपको कल बताएंगे, उसकी परिभाषा बताई जाएगी और उसके बाद उसके उदाहरण भी बताए जाएंगे। आपको आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, देखो आपके पास हार्वर्ड प्रेस की ग्रामर टेक्स्ट बुक है जिसमें रस के बारे में पूरा लिखा हुआ है, उसको पढ़ते रहिए, हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए। इसके अलावा गाइड बुक में जैसे गोल्डन गाइड है या ऑल इन वन है या कोई दूसरा टेस्ट पेपर है, उससे भी आप रस को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रस आपके लिए नया विषय है। तो बार बार जब आप पढ़िए तब आप ये विषय आपको तब समझ में आएगा। पहली बार एक बार पढ़ने से आपको थोड़ा समझ नहीं आ सकता। तो यदि गहराई से 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये आपको समझ में आएगा। तो कठिन नहीं है, आपको ज़्यादा इस पर अभ्यास की जरूरत। नया है इसलिए नए चीज़ के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। हम इसीलिए हर दिन 2-2 बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं बता रहे। 2-2 रस बताएंगे, 9 रस के बारे में आपको बताना है। तो ये आपको बराबर बताते रहेंगे, हर दिन बताते रहेंगे। आप हमारे साथ पढ़ते रहें, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको तुरंत आज ही पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, और संभव हो तो उसको लिखिए। लिखने का भी प्रैक्टिस जरूरी है। आपके पास यदि टेस्ट पेपर है तो टेस्ट क्वेश्चन बैंक है, उसको भी निकाल के पढ़िए, क्योंकि जो भी आपके पास 10वीं क्लास का पढ़ने लिखने का साधन है
हर साधन को आप देखिए, जो साधन आपको अच्छा लगता है, सरल लगता है, उसका उससे आप पढ़िए। नेट में भी सारे उत्तर हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो स्कूल आपकी हर प्रकार की मदद कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमारे साथ जुड़िए। हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको समय निकालना है, हमारे साथ जुड़ना है। हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान देना है, पढ़ना और लिखना है। परीक्षा आपको देनी है, तो परीक्षा आपको देनी है, हमको पढ़ाना है, तुमको पढ़ना है, तब तो परीक्षा दोगे ना। हाँ, पढ़ते समय कोई तकलीफ आ गई, बात आ गई, कोई बात समझ में नहीं आई, तो हमसे 7894945066 में संपर्क कीजिए। हम आपकी हर प्रकार की हर वक्त पर मदद करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप घर में पढ़ें। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।